नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं जय तिवारी आज पीसीएस प्री 2026 लोअर की भी वैकेंसी आ गई है। लोअर के टारगेट करके या बीपीएससी 72वीं की परीक्षा के लिए इतिहास खंड के आधुनिक भारत चैप्टर से यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में दूसरा वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं, जिसमें हम लोग कल पुर्तगाली की कंपनी और उससे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण तथा पुर्तगाली कंपनी के आगमन तथा उसके विस्तार से संबंधित जो भी जानकारी थी हम लोगों ने पढ़ा है। आगे हम उसके पश्चात वो पुर्तगाली कंपनियों के पश्चात जो भी कंपनी आई उसमें से आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पुर्तगालियों के पश्चात भारत आने वाली कंपनी थी डच। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में कौन सी कंपनी आई? तो डच आई। एक बात याद रखिएगा, डच कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन की कंपनी के पश्चात होता है, परंतु भारत में आगमन पहले होता है। डच कंपनी 1602 में स्थापित होती है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में स्थापित होती है। डच निवासी कहाँ के थे? डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, उन्हें डच कहा गया। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? तो आप देखेंगे दो ऐसी कंपनियां थी जिनके नियंत्रण सरकारी क्षेत्र के अधीन था। एक तो पहली थी डच और दूसरी थी फ्रांसीसी कंपनी, और डच दोनों पर नियंत्रण सरकार का था। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और यह कब आई? गठित कब की गई थी? 1602 में। किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी या ठिकाने की स्थापना की या फैक्ट्री की स्थापना की? तो डचों ने अपनी बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पीपली नामक स्थान में 1627 में डचों ने बंगाल क्षेत्र में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करता है? तो ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डच कंपनी द्वारा 1632 में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री या कारखाना स्थापित किया गया। आप लोगों को मैंने बताया था कि फैक्ट्री का मतलब कोई उत्पादक केंद्र नहीं था, इनकी समस्त व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों का सेंटर होता था इनकी फैक्ट्री, जहाँ पे रहते थे, अपने व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। डचों ने चिंसूरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की? तो 1653 में चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। गुस्ताव फोर्ट किस किले का नाम था? तो ये चिंसूरा में एक किला बनाए थे डचों ने, जिसका नाम इन्होंने रखा था क्या? गुस्ताव फोर्ट। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट, याद रखिएगा, विलियम फोर्ट के नाम से आपको मद्रास में भी मिलता है, और कोच्चि में जो स्थापित होता है वह डचों द्वारा स्थापित किया जाता है, और जो विलियम फोर्ट मद्रास में होता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों और डचों के किस युद्ध में होता? तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में। ये थोड़ा गड़बड़ है, बेदरा का युद्ध था। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक रूप से भारत से पराजित किया, जिसके पश्चात डच कंपनियां बहुत सीमित हो गईं और व्यापारिक गतिविधियां भी भारत में बहुत सीमित हो गया इनका। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र, एक बार ये बीपीएससी में पूछा गया था, जिसमें 4-5 नाम दिए थे और पूछा था 1-2 सही है, 2-3 सही है, या उपयुक्त सभी सही है। तो जब आप सारी कंपनियों के नाम या क्षेत्र जानेंगे तभी ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, पटना, चिंसूरा, कोचीन, सूरत, भरूच, आगरा।
डचों ने कहाँ से पगोड़ा नामक सिक्के जारी किए? याद रखिएगा, डचों ने यहाँ सिक्के भी जारी किए थे पुलिकट से। डचों ने यहाँ पे पुलिकट नामक स्थान से पगोड़ा नामक सिक्के जारी किए थे। डच कार्नेलियस डेहस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 में। अब ध्यान देने वाली बात है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है, परंतु कार्लेनियस के नेतृत्व में एक डच अभियान 1596 में ही पूर्वी जगत, सुमात्रा और बैंटम की यात्रा कर चुका था। तदुपरांत डचों ने भारत एवं पूर्वी जगत के कई सामुद्रिक यात्राएं संपन्न की और अंततः 1602 में डचों ने अपने व्यापारिक केंद्रों में पोर्टो नोवो को एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र बनाया। सूरत और मछलीपट्टनम। डचों क्या करते थे? सूरत और मछलीपट्टनम से डच नील का निर्यात करते थे, भारत से नील ले जाते थे। डचों द्वारा भड़ोच, गुजरात में है, कपड़े का निर्यात किया जाता था। आप लोगों को पता है कि आज भी महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी का कुछ क्षेत्र कपास उत्पादन में आगे है। पुलिकट में डच अपने स्वर्ण पैगोड़ा या पगोड़ा सिक्के चलाते थे। पुलिकट से नागल वांचे और पालकोल्लू नील के उत्पादक और कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध था उस समय। ये मछलीपट्टनम के पास है, दक्षिण भारत। मद्रास के दक्षिण में सदर पत्तन उत्कृष्ट प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था उस समय। बंगाल में डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में क्या था? रेशम, अफीम और सोरा। आप देखेंगे कि रेशम का उत्पादन आज भी आपका बंगाल क्षेत्र, जैसे असम, पहले असम नहीं था, वो बंगाल के क्षेत्र में आता था या बांग्लादेश, तो वहाँ रेशम के उत्पादन पहले से ही होते थे। अफीम का भी उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था और सोरा का। साथ ही साथ कुछ मात्रा में सूती कपड़ा भी निर्यात बनाया जाता था। भारत से डचों द्वारा निर्यात की जाने प्रमुख वस्तुओं में मसाले। यूरोपीय बाजार में मसालों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। कच्चा रेशम, सीसा, अफीम, नील, सोरा, इन तमाम वस्तुओं की यूरोपीय मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। डचों द्वारा कोरोमंडल तट के बंदरगाहों से बैंटम और बटेविया को विशेष प्रकार से बुने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते थे नीदरलैंड के लिए। भारत में अफीम जावा और चीन में निर्यात किया जाता था। भारत से अफीम लेके जावा और चीन, इन देशों में निर्यात किया जाता था। आपको पता है कि अफीम का युद्ध भी चीन के लिए हुआ था। डच व्यापारी व्यवस्था अर्थात कार्टल पर आधारित थी। डचों की जो व्यापारिक सिस्टम था, व्यापार करने की पद्धति थी, यह कार्टल सिस्टम पर आधारित थी। डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को फैक्टर नाम से पुकारा जाता था। डच फैक्ट्रियों के जो प्रमुख होते थे, नेता या मुखिया, उनको फैक्टर नाम से पुकारा जाता था। 200 वर्षों के काल में डच कंपनी जो है लगभग 200 वर्ष तक भारत में रही है। अपने साझेदारों को औसतन 18% का लाभांश दिया, जो वाणिज्यिक इतिहास में सर्वाधिक है। साझेदारों कौन? जो भारत के साथ भारतीय थे और उन डचों के साथ मिल के व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करते थे, उसके संदर्भ में उसने इतना 18% का लाभांश दिया, लाभ दिया। डच कंपनी के निदेशकों को भद्रजन 17 भी कहा जाता था। ये फिर से रिपीट हो गया है। डच कार्लेनियस डेहस्तमान के नेतृत्व में डच अभियान 1596 में पूर्वी जगत, सुमात्रा और बैंटम पहुंचा था। डच कंपनी का नाम क्या था? बेरेंगे निगदे ओस्ट इंडिसे, अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 1602 में स्थापित होती है। नाम याद रखिएगा, नाम एक बार मिलान करने के लिए आ चुका है।
और जब पहली बार इनको व्यापार करने का अधिकार 21 वर्षों के लिए मिलता है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में किस फोर्ट का निर्माण कराया था? फोर्ट विलियम या कोच्चि में 1663 में बनाया था। और कोच्चि को ब्रिटिश उपनिवेश कब बना? 1814 में। 1814 में डचों से छीनकर ब्रिटिश कंपनी ने उस पर अपना अधिकार जमाया और उसे उपनिवेश क्षेत्र बनाया। डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पे एक अधिकार था। याद रखिएगा, क्योंकि डचों से पहले पुर्तगाली आए तो जाहिर सी बात है सीधी सीधी कि उस पर किसका अधिकार रहेगा? पुर्तगालियों का। डच काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार हेतु मूलतः इंडोनेशिया मसाला द्वीपपुंज पर निर्भर थे, अतः पुर्तगालियों से डचों का संघर्ष अपरिहार्य था। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बायना ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज, ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है, अम्बायाना ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज में उन्हें हराकर 1619 में जकार्ता बेटेविया नामक नगर बसाया। जकार्ता के खंडहर मतलब जकार्ता के पास बेटेविया नामक नगर बसाया। 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया और 1658 में सिलोन श्रीलंका। आप लोगों को पुर्तगाली कंपनी के संबंध में जब पढ़ा रहे थे बताया था कि सिलोन पर या श्रीलंका पर अंतिम विजय पुर्तगालियों को हराकर कौन प्राप्त किए? तो डच थे। कोरोमंडल बंदरगाह से भी डचों को पुर्तगालियों को डचों ने हराया था और वस्त्र निर्यात पर एकाधिकार प्राप्त किया। परवर्ती 17वीं या प्रारंभिक 18वीं, 17वीं परवर्ती मतलब 1650 के बाद और प्रारंभिक 1750 से पहले 17वीं और 18वीं परवर्ती और प्रारंभिक शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह जो है आपका आज का इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किस यूरोपीय कंपनी का प्रभुत्व था? तो डचों का था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम खरीदती थी, इंडोनेशिया और चीन जैसे क्षेत्रों में ले जाके बेचती थी। व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले डचों 1602 में आते हैं। बैंटम के निकट एक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया था। कौन से युद्ध में? बैंटम के निकट एक युद्ध होता है। पराजित कर गुजरात में कोरोमंडल तट पर और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की। भारत में उनकी महत्वपूर्ण कोठियाँ थी। कौन सी? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, मिमलीपट्टनम, कराईकल, बड़ा नगर, बालासोर, नागसडुनम, कोचीन। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? पीपली में। और 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिंसुरा में फैक्ट्री स्थापित की। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण कराया। कौन सा किला था चिंसुरा में? गुस्तावुस। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार और पटना में फैक्ट्री स्थापित की। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में कोचीन और कन्नानौर दो डच व्यापारिक केंद्र थे। पहले आपको पता है कोचीन और कन्नानौर पुर्तगालियों के अधीन थे, जिस पर डचों ने उन्हें हराकर नियंत्रण स्थापित किया। 1690 में के बाद पुलिकेट के बदले नागापट्टनम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य केंद्र बन गया। डच मुख्यतया मसालों, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम, सोरा के व्यापार पर कार्य करते थे। इनकी व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता या कार्टेल पर आधारित थी। डचों ने भारत से पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, किंतु अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक सके। अर्थात डचों ने पुर्तगालियों को हराया तो अंग्रेजों ने डचों को हराया। 1759 में डचों और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध होता है जिसे बेदरा का युद्ध कहते हैं। डच पराजित हो जाते हैं और भारत से अंतिम रूप से उनका पतन हो जाता है। इस युद्ध का नेतृत्व कौन किया था अंग्रेजों की तरफ से? क्लाइव था, क्योंकि इस समय क्लाइव गवर्नर था।
1795 में कोचीन केरल के अंतिम डच गवर्नर जे बॉन स्मॉल 1793 से 1795 में थे और 95 में यह अंग्रेजों से हार जाते हैं और इसे भारत से निष्कासित कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि तीसरे नंबर पे कौन कंपनी आती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी स्थापना होती है 1599। इस समय भारत पे शासन कौन कर रहा था? अकबर। और जब यह कंपनी 1608 में भारत पहुंचती है तब कौन शासक था? तो जहांगीर। तो एक बार पूछा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर। और जब कंपनी भारत पहुंची तब बादशाह कौन था? तो जहांगीर। इसीलिए जब कंपनी वहां से चलती है तो वहां के राजा या राजकुमारी का जो संदेश था वो अकबर के नाम से था, लेकिन वो लेटर प्राप्त किसको होता है? पत्र जहांगीर को। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार मिला था? तो एक बार ये बहुत पूछा गया था, बहुतों ने गलत किया था, सब ईस्ट इंडिया कंपनी लगाए थे। लीवेंट कंपनी एक थी जो 1593 में पहली बार अधिकार प्राप्त करती है पूरब के देशों से व्यापार करने के लिए। यह कंपनी स्थल मार्ग से भारत आती है। तो स्थल मार्ग कौन सा मार्ग था? कल हमने 2 मार्ग बताए थे, एक तुर्की, ईरान, इराक होते हुए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वाले क्षेत्र से आ रहा था मार्ग, और एक मार्ग भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ रहा था। ये जो स्थलीय सीमा थी उसको जोड़ते हुए फिर अरब सागर होते हुए भारत आता था। क्योंकि उस समय उस्मानिया साम्राज्य, जो ऑटोमन साम्राज्य था, अरब क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है, तो व्यापारिक गतिविधियां यूरोपीय देशों की भारत या पूर्वी एशिया के साथ बाधित हो जाता है। लेकिन इसी दौरान जब लीवेंट कंपनी आई थी तो स्थल मार्ग से ही भारत आई थी। क्योंकि वास्को डी गामा ने एक तीसरा मार्ग जब खोजा, आपका अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक होते हुए दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से फिर हिंद महासागर, अरब सागर वाला, तब जाके एक नया मार्ग मिला तो कंपनियां आने लगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस मार्ग से आती है, पुर्तगाली भी इसी मार्ग से आते हैं, डच भी इसी मार्ग से आते हैं, और बाद के डेन और फ्रांसीसी। लेकिन लीवेंट कंपनी ब्रिटेन की जो थी वो अफ्रीका, सॉरी नहीं, भूमध्य सागर या यूरोपीय तुर्की होते हुए, यूरोप के देशों से होते हुए, अरब होते हुए स्थल मार्ग से आई थी। तो यह लीवेंट कंपनी 1593 में स्थापित होती है और भारत आती है। पहली ब्रिटिश कंपनी थी जिसे भारत में या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला था। भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो अंग्रेजों ने। कई लोगों ने मिलकर एक कंपनी स्थापित की, पूरा भारत के साथ व्यापार किया जाएगा। अब ये ध्यान रखिए, कौन सा यात्री 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था? जॉन मिल्डन हॉल। कौन सा रास्ता था? यूरोप, अरब क्षेत्र, फिर भारत, स्थल मार्ग से आता है। प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था? तो सिर्फ 15 वर्ष। 1609 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो याद रखिएगा, 1599 में जब कंपनी का स्थापना होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तुझे 15 साल के लिए ही व्यापार करने का अधिकार पत्र, घोषणा पत्र या अथॉरिटी मिलती है। परंतु वो 1609 में समय पूरा होने से पहले ही इसे अनिश्चित काल के लिए दे दिया जाता है। और भारत में अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी नीतियाँ इस तरह से हावी हुई कि भारत को गुलाम बनाती चली गई। किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से उसके दरबार में मिला? तो 1609 में। 1609 में विलियम हॉकिंस जहांगीर से उसके दरबार में मिला। सर टॉमस रोक किस मुगल बादशाह से मिलने के लिए दरबार में 1615 में आया था? तो इस समय भी जहांगीर था। पहले हॉकिंस आता है, उसके बाद आपका टॉमस रो आता है।
ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये पूरी कंपनी का नाम है, जिसे शॉर्ट कट में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ब्रिटेन की कंपनी का उसका पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक, की स्थापना कब की गई? तो स्थापना 1599 है। कहीं कहीं किताबों में मिल जाता है 1600, लेकिन सही 1599 में है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? आपको बताया, अकबर था। महारानी एलिजाबेथ उस समय ब्रिटेन की रानी थी। किस कंपनी को समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग कौन था? अटलांटिक होते हुए हिंद महासागर आना, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से ईस्ट इंडीज के साथ, ईस्ट इंडीज मतलब पूर्वी देशों के साथ, ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, 31 दिसंबर 1600। भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो सूरत में 1608। कुछ स्रोतों में पहली फैक्ट्री का प्रमाण मिलता है 1611 मसूलीपट्टनम, 1608 में सूरत में और 1611 में मसूलीपट्टनम। अंग्रेजों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री, देखिए ये तो अस्थायी थी 1608 में, लेकिन अस्थायी रूप से अगर डेट पूछेगा तो 1613 है। इसीलिए कहीं कहीं 1611 को मसूलीपट्टनम को पहली फैक्ट्री मान लिया जाता है, अगर अस्थायी रूप से माना जाता है तो। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को, आपको पढ़ाया था पुर्तगाली के समय स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को किस ब्रिटिश सेनापति ने हराया था? थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली सूरत के पास जो युद्ध हुआ था उसमें निर्णायक रूप से पराजित कर सूरत वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान मतलब शाही फरमान प्राप्त होता है 1632 में। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी को सुनहरा फरमान मतलब व्यापार करने के लिए छूट एक तरह से कहाँ कब मिलता है? 1632 में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना बालासोर में स्थापित किया जाता है, उड़ीसा में है 1633 में। ब्रिटिश से ने सबसे पहले किस किले का निर्माण कराया? तो ये मद्रास का था, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। फ्रांसिस डे इसका निर्माणकर्ता या वास्तुकार था, 1639 में निर्मित होता है। ब्रिटिश कंपनी द्वारा मद्रास में किस किले का निर्माण कराया गया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, 1639 में मद्रास में। इसका वास्तुकार कौन था? फ्रांसिस डे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। बाद में इसकी स्थापना कहाँ हो जाती है? बॉम्बे में। पहले इनकी फैक्ट्री सूरत थी, बाद में जब अंग्रेज पुर्तगालियों से बॉम्बे प्राप्त कर लेते हैं दहेज के रूप में, तब जाके धीरे धीरे बॉम्बे को मजबूत प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? पुर्तगालियों से। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से होता है और पुर्तगाली बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को देते हैं और चार्ल्स द्वितीय इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं कुछ वार्षिक कर के बदले कि ले जाओ और व्यापार करो, मुझे वार्षिक कर देते रहना। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड, 1688। हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण, जब इसने हज यात्रियों पर नियंत्रण या बंदी बनाने का प्रयास किया तो औरंगजेब ने इनको भारत से निकालने का कार्य किया। अंग्रेज़ों को सुल्तानाती कलकत्ता और गोविंदपुर की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी अजीमुस शान द्वारा 1698 में। याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है।
अजीमुस शान द्वारा 3 क्षेत्र सुल्तानती, कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी की व्यवस्था या यहाँ से राजस्व वसूल करने की व्यवस्था प्राप्त हुई थी। कलकत्ता की नींव कौन रखा था? कलकत्ता की नींव जॉब चारनाक ने रखा था। मद्रास फ्रांसिस डे, सेंट जॉर्ज किला मद्रास में फ्रांसिस डे ने बनवाया। और कलकत्ता की नींव या कलकत्ता शहर की नींव एक तरह से शहरीकरण को बढ़ावा दिया। ऐसा नहीं था कि कलकत्ता पहले नहीं था, कलकत्ता था, लेकिन कलकत्ता को नए तरीके से बसाने का काम किसने किया? तो चारनाक ने किया, जॉब चारनाक। यहाँ पे कौन सा किला बनवाया जाता है? फोर्ट विलियम किला। कोलकाता में कौन सा किला बनाया जाता है? फोर्ट विलियम किला। ये बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी है, बंगाल में। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई स्थापित किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है, स्थानांतरण? 1687 में। 1687 में सूरत मुख्यालय से हटा के बम्बई लाया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खां, क्योंकि ये इसे तुर्की भाषा का भी अच्छा ज्ञाता था। भारत में सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से हेक्टर रेड ड्रैगन नामक व्यापारी, ये पूछा जा चुका है जहाज का नाम क्या था जिससे विलियम हॉकिंस भारत आया था? तो हेक्टर और या रेड ड्रैगन। गुजरात के सूरत बंदरगाह पर आया था। पुर्तगाली कहाँ आए थे? कालीकट आए थे। और अंग्रेज कहाँ उतरे? सूरत के बंदरगाह। यद्यपि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्ड्रेन हॉल स्थल मार्ग से भारत आए थे 1597 में। 16वीं शताब्दी तक पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 1588 में स्पेनी जहाज बेड़ा आर्मेडा, जिसका नाम था जहाज बेड़ा आर्मेडा, अंग्रेजों द्वारा पराजित होता है, जिससे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जॉन मिल्डन हॉल ने किया था। इस पराजय के बाद एशिया के व्यापार से पुर्तगाली नियंत्रण समाप्त हो जाता है और इस पराजय के अवशेषों पर डच और अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानाती आयल्स में हो जाएगा। 1599 में देखिए, मैंने बताया था कहीं कहीं 1600 मिलता है, कहीं कहीं 1599। तो 31 दिसंबर 1599 ही सही है, एक दिन का अंतर आता है। पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कंपनी स्थापित की। कुल 217 व्यापारी थे। इनके द्वारा स्थापित कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। आरंभ में यह राजतंत्र से संबंध थी। रानी एलिजाबेथ इसमें इसकी हिस्सेदारी भी बताई जाती है। 1688 में सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को ताप्ती नदी के मुहाने पर अधिकार करने, मुग़ल जहाज़ों को पकड़ लेने, हज यात्रियों को, मक्का जाने वाले हज यात्रियों के जहाज़ को लूटने के कारण औरंगजेब ने उन्हें दंडित किया और कासिमपुर, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, सूरत जैसी कोठियाँ छीन ली। बाद में अंग्रेज़ों ने औरंगजेब से क्षमा याचना मांग ली। 1694 में ब्रिटिश संसद ने सभी ब्रिटिश कंपनियों को मुख्यतः भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी।
ये गलत टाइप हो गया है। 1694 में जैसे पहले क्या था कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी भारत के साथ, तो वहाँ के और जो व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के साथ जो लाभ हो रहा था उसको देखने के पश्चात साथ साथ नियंत्रण एक ही कंपनी का होने की वजह से अनेक व्यापारी इसका विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। तो बाद में ब्रिटिश राजा जो हैं, ब्रिटिश राजकुमारी, ब्रिटिश संसद, इन्होंने क्या किया, सारे व्यापारियों को कहा कि आप अब पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, अब कोई एक व्यक्ति काम नहीं करेगा, कई लोग मिलकर काम अपना अलग अलग तरीके से कर सकते हैं व्यापार। इसी से एक अन्य ब्रिटिश कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इंट ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई। इस कंपनी को विशेषाधिकार दिलाने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था। किसको? विलियम नॉरिस को भेजा गया था। कहाँ? औरंगजेब के दरबार में। ये किस कंपनी की तरफ से आया था? तो दूसरी कंपनी थी एक, उसकी तरफ से, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के साथ। और इसकी अधिकार कब मिलता है? 1694 में। किंतु मिलने का अंततः 22 जुलाई 1703 को चोलो कंपनियों के विलय का निर्णय किया गया। ये सभी कंपनियां, मतलब जो भी कंपनियां थी, ये गलत टाइप हो गया है। अर्स ऑफ गॉडेलिफ फिन के निर्णय से 1708 और 9 में विलय कर दिया गया। संयुक्त कंपनी का नाम रखा गया क्या? फिर कहने की ये तात्पर्य है कि जो अन्य कंपनियां भी व्यापार करने के लिए आने लगी, उनका भी बाद में विलय करके द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, मतलब पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए सिर्फ एक व्यापार कंपनी कर दी गई। इसका नाम बढ़ा दिया गया क्या? यूनाइटेड, संयुक्त कंपनियां हो गई। शाही कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी ने राजा जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 में भारत भेजा था। 1609 में वह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। यह 2023 PCS में पूछा जा चुका है। हॉकिंस का मित्र की तरफ स्वागत किया गया जहांगीर के दरबार में। 400 का मनसब दिया जाता है, याद रखिएगा, उसे 400 का मनसब दिया जाता है। और इंग्लिश खान एक जागीर दी जाती है, और इंग्लिश खान की उपाधि, उसे इंग्लिश खान की उपाधि, एक जागीर और 400 का मनसब दिया जाता है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। हॉकिंस की वापसी के पश्चात 1615 में जेम्स प्रथम कंपनी की ओर से जेम्स प्रथम ने, वहाँ के राजा ने, सर टॉमस रोक को मुगल दरबार में भेजा। यह जहांगीर की कृपा पाने में सफल रहा। 3 वर्ष तक वह राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू, इलाहाबाद में रहा। वह अपनी आशा के अनुरूप विधिवत और निश्चित संधि पत्र प्राप्त करने में तो असफल रहा, परंतु उसने कुछ नगरों में कोठियाँ स्थापित कराने की आज्ञा 1618 में प्राप्त की। फरवरी 1619 में टॉमस रो इंग्लैंड वापस चला जाता है। 1619 में 1661 में, ये मैंने पुर्तगालियों के समय आपको पढ़ाया था, 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह राजकुमारी कैथरीन से होता है। और इस विवाह के उपरांत के मतलब संपन्न होने पर मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया जाता है। किसे? चार्ल्स द्वितीय को, जिसे 1668 में 10 पाउंड, सिर्फ 10 पाउंड किराए के चुंगी के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। 1669 और 1677 के मध्य कंपनी के गवर्नर गैरोल्ड आंगियर ने आधुनिक बम्बई नगर की नींव रखी। अब देखिए, जॉब चारनाथ कलकत्ता, फ्रांसिस डे मद्रास और गैरोल्ड आंगियार कहाँ? बम्बई के शहरीकरण पे काम किया। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई आ जाता है।
देखिए हमने बताया ना कि जब कंपनी की स्थापना होती है तो अकबर था, और जब कंपनी भारत पहुंचती है तो जहांगीर बादशाह था। पहली कोठी इनकी कहाँ थी अस्थायी रूप से? तो सूरत। 1613 कैप्टन हॉकिंस को खान या इंग्लिश खान की उपाधि मिलती है। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान 1632 में अजीमुद्दीन से मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं को भारत से निर्यात करती थी? तो मुख्यतः इनका निर्यात था सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम और मसाले। औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? ताप्ती नदी के मुहाने पे जब मक्का जाने वाले हज यात्रियों पर इसने कार्रवाई की तो जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया था। अवध के किस नवाब ने 1797 में इलाहाबाद का किला अंग्रेज़ों को सौंपा? सआदत अली जो थे अवध के नवाब, आपके अवध फैजाबाद अयोध्या वाला क्षेत्र के नवाब जो थे 1797 में इलाहाबाद का किला अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं। सर जॉन सरमन जो था यह फर्रुखसियर के समय अकबर मुग़ल दरबार में आता है, और यह एक तरह का चिकित्सक भी था। सुल्तानती के किलेबंद कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा गया, और सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे। पांडिचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण फ्रांसिस मार्टिन ने किया। फ्रांसिस मार्टिन ने किस पांडिचेरी की किले का निर्माण कराया? फोर्ट लुई पांडिचेरी, फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रांसिस मार्टिन को फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस तरह आज हम डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़े। कल डेन और फ्रांसीसी कंपनी तथा फ्रांस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो संघर्ष चला, अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई, और कम से कम 1757 से लेकर 1947 तक भारत में एक छत्र राज्य किया, उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबसे एक निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे।